औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफ़क़ात अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर यू। कंट्री ऑफ द वर्ल्ड सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जिस मुल्क के बारे में पढ़ेंगे वो है तुर्की। तो तुर्की की तारीखी लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। क्यों? तुर्की कभी खिलाफत उस्मानिया का सेंटर या मरकज़ रहा था, तो ये कभी मुसलमानों की सुपर पावर रहा था और इसने तकरीबन 3 बर-ए-आज़मों पर हुकूमत की थी। तो इस लिहाज से तुर्की की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। फिर तुर्की की जियोग्राफ़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। क्यों? ये एशिया और यूरोप के संगम पर वाक़या है। तो बहुत कुछ जानने के लिए है आपके पास इस वीडियो में। तो ये तुर्की का पार्ट 1 है। तो वीडियो की जानब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि तुर्की का जो कैपिटल है उसका क्या नाम है। तो तुर्की का जो कैपिटल है उसका नाम अंकारा या अंकारा है। तो तुर्की का जो सबसे बड़ा शहर है वो इस्तांबुल है और इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बर-ए-आज़मों में वाक़या है, बर-ए-आज़म एशिया और बर-ए-आज़म यूरोप में। तो तुर्की का ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, ये जो मेन लैंड तुर्की है, ये जो हिस्सा है इसे एनातोलियन पेनिनसुला कहा जाता है। पेनिनसुला ऐसी सरजमीन होती है जिसके तीनों इतराफ में पानी होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके एक साइड पर खुश्की है, सिर्फ इस साइड पर खुश्की है और बाकी इस तीनों साइड से पानी में घिरा हुआ है ये जो है। तो इसका जो नाम है इसे एनातोलियन पेनिनसुला कहा जाता है। और फिर यूरोप की साइड पर भी तुर्की पेनिनसुला पर ही वाक़या है जिसका नाम बाल्कन पेनिनसुला है। तो ये जो इस्तांबुल है और इसका थोड़ा सा और हिस्सा तुर्की का तकरीबन 3% जो कंट्री का हिस्सा है वो बाल्कन पेनिनसुला या यूरोप पर वाक़या है या यूरोप में मुश्तमिल है। तो अगर इसके मल्ल वक़ूअ की बात की जाए तो 8 मुल्कों के बॉर्डर तुर्की के साथ लगते हैं। अगर उनके नाम की बात की जाए तो जॉर्जिया का बॉर्डर तुर्की के साथ लगता है, फिर अर्मीनिया का बॉर्डर भी तुर्की के साथ लगता है और ये छोटा सा जो पोर्शन है ये अज़रबैजान का है। अज़रबैजान 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक ये अज़रबैजान है और फिर ये जो हिस्सा है ये अर्मीनिया का है और कुछ ये हिस्सा अज़रबैजान का है। तो अज़रबैजान के साथ भी तुर्की अपना बॉर्डर टच करता है, फिर ईरान के साथ भी अपना बॉर्डर टच करता है। इसके बाद इराक़ के साथ भी तुर्की की सरहदें लगती हैं और सीरिया या शाम के साथ भी तुर्की अपना बॉर्डर टच करता है। अगर यूरोप की साइड पर देखा जाए तो बल्गारिया और ग्रीस जैसे ममालिक की सरहदें भी तुर्की को लगती हैं। ग्रीस को यूनान कहते हैं जिसका कैपिटल एथेंस है और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। तो तुर्की को 3 समंदर भी लगते हैं, एक का नाम ब्लैक सी है, फिर मेडिटेरियन सी की सरहदें भी तुर्की को लगती हैं और यहाँ पर एक समंदर है जिसे एजियन सी भी कहा जाता है। तो तुर्की एशिया और यूरोप के संगम पर वाक़या है। तो ये उन यूनिक ममालिक में से है जो 2 बर-ए-आज़मों में लाई करते हैं। इसी लिहाज से तुर्की काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर तुर्की के पूरे नाम की बात की जाए तो इसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। तो तुर्की ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है जो इसका ज़्यादातर हिस्सा है एनातोलियन पेनिनसुला पर मुश्तमिल है जो कि वेस्टर्न एशिया पर वाक़या है और जो बाल्कन पेनिनसुला है जो कि यूरोप का हिस्सा है। तो तुर्की का जो इस्तांबुल और इसके अलावा जो थोड़ा सा तकरीबन 3% का जो इलाका है वो बाल्कन पेनिनसुला पर वाक़या है। बाल्कन पेनिनसुला जो है वो साउथ ईस्टर्न यूरोप में वाक़या है। तकरीबन जो 70 to 80% कंट्रीज़ की पॉपुलेशन है वो तुर्किश नस्ल से तल्लुक़ रखती हैं। और पीछे बात हो चुकी है कि इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बर-ए-आज़मों में वाक़या है और यही तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। अगर तुर्की के कैपिटल की बात की जाए तो उसका नाम अंकारा या अंकारा है। तकरीबन 97% कंट्री का जो एरिया है वो एशिया की जानब वाक़या है और तकरीबन जो 3% तुर्की का हिस्सा है वो यूरोप की साइड पर वाक़या है और बाल्कन पेनिनसुला पर लाई करता है। अगर एरिया वाइज तुर्की का रैंक देखें तो तकरीबन ये 37वां बड़ा मुल्क है दुनिया में और इसको 3 जो सीज़ हैं छोटे समंदर हैं उनकी सरहदें लगती हैं, एक ब्लैक सी है, फिर एजियन सी है और इसके बाद मेडिटेरियन सी की सरहदें भी तुर्की के साथ लगती हैं। अगर इसकी जियोग्राफ़ी देखें तो इसका जो
एनातोलिया पेनिनसुला है, हाँ तुर्की उसी पर ज़्यादा वाक़ है, तो उसमें सतह मुर्तफ़ा भी है, फिर वहाँ पर मैदान भी है और यहाँ पर माउंटेन्स रेंज भी हैं जिनका नाम क्रोगलो एंड पोंटिक माउंटेन्स हैं। फिर साउथ की जानब मुल्क के टोरस माउंटेन्स है, और इसके अलावा जो तुर्की का ईस्टर्न पार्ट भी है वो भी ज़्यादातर पहाड़ों पर मुश्तमिल है। तो ये तुर्की की जियोग्राफी है जिसमें पहाड़ भी हैं, सतह मुर्तफ़ा भी है, मैदान भी है। तो इस लिहाज से तुर्की को दुनिया का एक यूनिक मुल्क समझा जाता है। अगर तुर्की के कैपिटल की बात की जाए तो तुर्की का कैपिटल अंकारा है, इसको अंकरा भी बोलते हैं उर्दू में। वैसे ही ये तुर्की का सबसे बड़ा शहर नहीं है, जैसे पाकिस्तान का कैपिटल तो इस्लामाबाद है लेकिन सबसे बड़ा शहर कराची है। इसी लिहाज से तुर्की का सबसे बड़ा शहर तो इस्तांबुल है लेकिन इसका जो कैपिटल है वो अंकरा है। अगर तुर्की की करेंसी की बात की जाए तो अक्सर ये जो पेपर्स हैं, वन पेपर MCQs, उसमें पूछा जाता है कि तुर्की की करेंसी का क्या नाम है। तो तुर्की की करेंसी का नाम लीरा है, जिसका रेट इस वक्त तकरीबन अगर 1 लीरा हो तो 20 रुपीज़ पाकिस्तानी मिल जाते हैं। अगर कुछ पुराने और यूनिक नाम की बात की जाए तो सिक मैन ऑफ यूरोप, तो इसे 20वीं सदी में तुर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था क्योंकि इसकी इकानमी काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। और तुर्की का जो पुराना नाम है ओटमन एम्पायर या खिलाफत उस्मानिया तुर्की को कहा जाता था। इसने तकरीबन 3 बर-ए-आज़मों पर हुकूमत की और कभी ये मुसलमानों की ताकत हुआ करता था। ओल्ड नेम ऑफ इस्तांबुल, इस्तांबुल जो तुर्की का सबसे बड़ा शहर है उसका जो पुराना नाम था उसका नाम कंस्टेंटिनोपोल हुआ करता था, या इसे उर्दू में कंस्टेंटुनिया भी कहा जाता था। और जो अंकारा या अंकरा है तुर्की का कैपिटल, उसका पुराना नाम अंगोरा हुआ करता था कभी। टॉम ऑफ हज़रत अयूब अंसारी, तो इन्हें मेज़बाने रसूल भी कहा जाता है। तो इनका जो मज़ार है या जो टॉम है वो इस्तांबुल में वाक़ है जो कि तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी का मज़ार भी कोनिया में वाक़ है, कोनिया भी तुर्की में ही है। तो ये मसनवी की वजह से ज़्यादा मशहूर है और मौलाना जलालुद्दीन रूमी तुर्की में दफन है। अगर इसकी नेशनल गेम की बात की जाए तो ऑयल रेसलिंग इसकी नेशनल गेम है। ये खिलाफत उस्मानिया से ही नेशनल गेम चली आ रही है। अगर कुछ पाइपलाइंस की बात की जाए जो रशिया से तुर्की की जानब आती हैं, तो ये 2 पाइपलाइन है, एक को तुर्क स्ट्रीम कहा जाता है और एक ब्लू स्ट्रीम पाइपलाइन है। तो ये आप देख सकते हैं ये रशिया है और ये ब्लैक सी से होती हुई तुर्की में दाखिल होती हैं। ये जो है ये तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन है, इसका जो एग्रीमेंट हुआ है तुर्की और रशिया के दरमियान वो 2015 में हुआ है। और ये जो ब्लू स्ट्रीम है इसका जो एग्रीमेंट हुआ है रशिया और तुर्की के दरमियान, इसका एग्रीमेंट 2005 में हुआ था। जो ब्लैक स्ट्रीम पाइपलाइन है ये पुरानी पाइपलाइन है और ये जो तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन है ये नया एग्रीमेंट हुआ है और इसके तहत ये जो लाइन बिछाई गई है। तो ये जो दोनों पाइपलाइन है ये रशिया से तुर्की की जानब बढ़ती हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए जिनका तुर्की मेंबर है, तो ये फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशन का। तो यूनाइटेड नेशन का क़याम 24 अक्टूबर 1945 को अमल में लाया गया था, तो इसका ये फाउंडिंग मेंबर है। इसके अलावा OECD का भी ये फाउंडिंग मेंबर है जिसका क़याम 1961 में अमल में लाया गया था। फिर OIC दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो कि बनाई गई थी 1969 में, तो ये मराकश के शहर रबात में बनाई गई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो सऊदी अरेबिया के शहर जद्दा में वाक़ है, तो इसका भी तुर्की फाउंडिंग मेंबर है। इसके अलावा ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका क़याम 1985 में अमल में लाया गया था और इसका भी तुर्की फाउंडिंग मेंबर है। वैसे हमने ECO पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर वो वीडियो आपने देखनी हुई तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो D8 डेवलपिंग 8 का क़याम भी इस्तांबुल में ही अमल में लाया गया था जो कि तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। D8 बनाई गई थी 1997 में और तुर्की D8 का भी फाउंडिंग मेंबर है। इसके अलावा G20 ये जो बड़ी इकानमीज़ हैं दुनिया की 20, तो उनमें भी तुर्की शुमार होता है और ये बनाई गई थी 1999 में। तो इसके अलावा ये जो यूनाइटेड नेशन का एक अदारा है सिक्योरिटी काउंसिल, उसका भी मेंबर रहा है। तो ये 4 दफ़ा इसका मेंबर बना है, एक 1951 to 1952, फिर 1954 से 1955 और फिर 1961 और फिर
2009 से 2010 तक। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल का भी मेंबर रहा है टर्की। इसके अलावा ये नेटो का भी मेंबर है और इसने जो नेटो ज्वाइन की थी वो 1952 में ज्वाइन की थी। नेटो स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका क़याम अमल में 1950 में लाया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेल्जियम के शहर ब्रसल में है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद जो सबसे बड़ी फौज है वो टर्की की है। तो ये एक एक्टिव मेंबर है नेटो का टर्की। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका टर्की मेंबर था या फाउंडिंग मेंबर था। हैगिया सूफिया कभी चर्च हुआ करता था, चर्च के बाद इसको मस्जिद बना दिया गया, मस्जिद के बाद इसे म्यूजियम बना दिया गया और म्यूजियम के बाद फिर एक दफ़ा इसे मस्जिद बना दिया गया। तो हैगिया सूफिया इस्तांबुल में वाक़या है और इसे बाज़ंताइन एम्पायर ने बनाया था जिसका नाम जस्टाइन वन था। तो ये बनाई गई थी 532 से 537 के दरमियान। अगर इसके मौजूदा प्रेसिडेंट की बात की जाए तो रजब तैयब उर्दगान मौजूदा सदर हैं टर्की के और 1923 से लेकर 2018 तक यहाँ पर पार्लियामेंट्री निज़ाम था टर्की में। लेकिन फिर बाद में एक रेफरेंडम हुआ 2017 में, तो उस रेफरेंडम के तहत यहाँ पर सदारती निज़ाम हुकूमत राइज हुआ। तो ये जो केम इन टू इफेक्ट हुआ सदारती निज़ाम ये 2018 में हुआ। फिर टर्की के जो पहले सदर बने वो रजब तैयब उर्दगान बने जो कि इस वक्त मुस्लिम लीडर हैं और ताकतवर मुस्लिम लीडर हैं और उनकी आवाज़ बासियत मुस्लिम पूरी दुनिया में सुनी जाती है। अगर टर्की की पार्लियामेंट की बात की जाए या इसकी जो असम्बली है उसकी बात की जाए तो इसका नाम ग्रैंड नेशनल असम्बली है टर्की के पार्लियामेंट का नाम। सुल्तान अहमद मस्जिद जो है ये इस्तांबुल पे वाक़या है और इसको ब्लू मस्जिद कहा जाता है। ये भी PPSC के पेपर में अक्सर पूछी जाती है कि सुल्तान अहमद मस्जिद कहाँ पर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इस्तांबुल में है। अगर इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी की बात की जाए टर्की की तो उसका नाम MIT है। टर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम MIT है। वॉन लेक टर्की की सबसे बड़ी लेक है और जो खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई थी ये जो कबीला था तो इसका तल्लक भी वॉन लेक के आसपास ही ये रिहायश पजीर थे और फिर इन्होंने उठकर दुनिया की सुपर पावर का दर्जा इख्तियार किया। तो वॉन लेक का तल्लक टर्की से है और ये टर्की की सबसे बड़ी लेक है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें। अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं टर्की के पार्ट 2 से। तो तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।